student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number first, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। समकालीन विश्व में जो हमारे लोकतंत्र हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पोलैंड और चिले की डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि उन दो कंट्रियों ने किस तरह से अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाने के लिए स्ट्रगल किया। वहाँ पे पहले जो क्या होता था, आर्मी की क्या होती थी, जो आर्मी होती थी उनके उनके अंडर ही सारे रूल्स होते थे, गवर्नमेंट उनके अंडर होती थी। ठीक है, फिर हमने उसमें फेजेस ऑफ डेमोक्रेसी के जो फेजेस हैं चरण पढ़े कि कौन कौन से फेजेस में जो कैसे कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी इन एट द ग्लोबल लेवल, विश्व स्तर पर जो हमारा लोकतंत्र हो कैसा है। आफ्टर रीडिंग अबाउट द वेरियस फेजेस of expansion of democracy, a teacher, Mr. Singh, asked the student to summarize what they had learned. This is how the conversation took place. इसमें क्या था, लोकतंत्र के जो हमने चरण फेजेस पढ़े के बाद जो टीचर है वो क्या है, अपने जो स्टूडेंट्स इसके बारे में ब्रीफली मतलब विस्तार से बताने को कहते हैं कि बातचीत कुछ कैसी थी। जैसे इसमें फरीदा है, कोई स्टूडेंट का नाम है। वी हैव लर्न दैट डेमोक्रेसी हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू मोर एंड मोर रीजन एंड कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फरीदा है, कोई नाम है किसी का, तो कहती है कि हमें पता लगा कि जो डेमोक्रेसी की एक्सपेंडेड हुई है, विस्तार हुआ है, वह दुनिया भर के देशों में इसकी जो कंट्रीज़ में रीजन्स में इसकी एक्सपेंडिंग चल रही है। फिर राजेश कहता है यस वी लिव इन ए बेटर वर्ल्ड देन बिफोर, इट सीम्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स ए वर्ल्ड डेमोक्रेसी। और इसका मतलब क्या है कि हम विश्व लोकतंत्र की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें अगली लड़की है सुष्मिता, कहती है वर्ल्ड डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से दैट। आई वॉज ए टेलीविजन प्रोग्राम दैट शोड how the Americans invaded Iraq without any injustification. The people of Iraq were not consulted at any stage. How can you call that a world democracy? कि जो हमारा वर्ल्ड डेमोक्रेसी है कैसी बात कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में रेडियो में सुना कि बिना किसी कारण के, रीज़न के क्या है, अमेरिका ने इराक पर क्या है अटैक कर दिया और इराक के जो लोग हैं, लोगों का मानना था, उनकी जो राय थी वह थी कभी नहीं जाना जाएगा। तुम्हें किस तरह वर्ल्ड की डेमोक्रेसी कह सकते हो, कि तुम इस तरह से क्यों कह सकते हो। फिर जो फरीदा वो कहती है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, आई एम ओनली सेइंग दैट मोर एंड मोर कंट्रीज आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक। मैं विभिन्न देशों के बीच आपसे मतलब जो फरीदा वो कहती है कि मैं दो कंट्री के जो उनकी रिलेशन है उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, बल्कि सिर्फ मैं इतना कह रही हूँ कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, अधिक देश अब क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री को अपना रहे हैं। इसमें इनकी जो बातचीत बताई गई है। फिर आगे क्या कहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन। लेट अस रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट केम अप इन द कन्वर्सेशन, डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लीड टू डेमोक्रेटिक रिलेशन अमंग कंट्रीज। Before we do that, let us think about the point raised by Surender. There is a government of India, a government of the United States of America, and so on. But there is no government of the world. No government can pass any law that will apply to all the people of the world. If there is no such government, if there are no rulers and ruled, how can we apply
the two features of democracy here. These two features you would recall were that the rulers should be elected by the people and that people should have बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम। इसमें क्या कहा गया है, जो ऊपर डिस्कशन हुआ उसके बाद जो सवाल उठा है कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन संख्या बढ़ने से देशों के जो आपस में इंटर रिलेशन होता है उसमें भी लोकतंत्र बन जाएंगे। लेकिन जो यह क्वेश्चंस था इस पर चर्चा करने से पहले देवेंद्र द्वारा उठाया गया जो उसका थॉट था, विचार करें कि देवेंद्र का कहना है कि इंडिया की गवर्नमेंट जैसे कि अन्य देशों की, अन्य जो कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। जैसे इंडिया के दूसरे वर्ल्ड देशों की ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है। मतलब जैसे एक इंडिया की गवर्नमेंट है, दूसरी कंट्री की अलग अलग गवर्नमेंट है, पूरे वर्ल्ड की ऐसी कोई एक गवर्नमेंट नहीं है जो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनके ऊपर क्या कर सके, शासन कर सके। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट बना दी जाए तो कोई शासित नहीं है तो हम लोकतंत्र को बुनियादी विशेषताओं जो उसके फीचर्स है को यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। जो इसके दो फीचर्स है, शासकों का चुनाव लोगों द्वारा हो और लोगों को इसका जो बुनियादी मतलब बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम उसको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। While Surender is right in a simple sense, we cannot say that the question of democracy does not arise here. There is no single word government, but there are many institutions in the world that perform partially the functions of such a government. These organizations cannot command countries and citizens in a way a government can, but they do make rules that put limits on what government can do. Consider these points। और किसी एक कंट्री की जो बाउंड्री है ना लगने वाले समुद्री एरिया के जो वहाँ के ट्रेडर है, वर्कर है के चलाने वाले जो नियम, रूल्स है, लॉज है, कौन बनाता है, यह सभी जो कंट्री को क्या अफेक्ट करने वाले क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। रोकने संबंधी कायदे कानून कौन जो ये बनाता है, कौन बनाता है। इन प्रॉब्लम्स के लिए जो यूएनओ है हमारा संयुक्त राष्ट्र नहीं, इसका मतलब है कि विश्व कोई एक विश्व की गवर्नमेंट नहीं है और पर दुनिया में ऐसे अनेकों संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जो आंशिक रूप में ऐसी गवर्नमेंट का काम में हेल्प करता है। और ये संगठन अपना जो नियंत्रण है, कंट्रोल नहीं रख सकते जैसा कि कोई अन्य राज्य रख सकता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं इसके ऊपर हम पॉइंट्स हैं इनको देखते हैं। हु मेक लॉ एंड रूल्स टू गवर्न द सेज दैट डू नॉट फॉल विदाउट द बाउंड्रीज ऑफ एनी वन कंट्री। मतलब एक एरिया की सीमा को लांघना, ये सब रूल कौन बनाता है। हु आर टेक स्टेप टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट थ्रेटन्स ऑल द कंट्रीज टुगेदर। द यूनाइटेड नेशन यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है वो क्या है, दिस हैज़ इन्वॉल्व मैनी कन्वेंशन ऑन दीज क्वेश्चंस दैट आर नाउ binding on most countries of the world. The UN is a global association of nations of the world to help cooperation in international law, security, economic development and social equality. The UN Secretary General is its chief administrative officer। और इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने अनेक ऐसे जो लॉ बनाए हैं जो बहुत सारे देशों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है हमारा यूनाइटेड नेशंस, इसमें एक वैश्विक संगठन है। ये क्या है, पूरे वर्ल्ड का एक संगठन है जो इंटरनेशनल लॉज प्रोटेक्शन, सामाजिक जो सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक को मामले में आपसी जो इनको क्या कॉर्पोरेशन देते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड जो हमारा मेन पॉइंट वो है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री इन एन अनजस्ट मैनर।
द UN Security Council, an origin of the UN, is responsible for maintaining peace and security among countries. It can put together an international army and take action against the wrongdoer. इसमें क्या है रॉन्जर कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर क्या अटैक करती है तब क्या सिचुएशन होती है। तो UN है जो यूनाइटेड नेशंस ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम कह सकते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह विभिन्न देशों के बीच शांति और क्या है पीस और प्रोटेक्शन बनाए रखें। यह एक इंटरनेशनल पीस दस्ता बनाकर गलती करने वाले देश के खिलाफ क्या है कार्रवाई करती है। नेक्स्ट क्या है, हु lends money to governments when they need it. The International Monetary Fund (IMF) does so. The World Bank also give loans to the governments. Before lending, they ask the concerned government to show all its accounts and direct it to make change in its economic policy. इसमें क्या होता है कि जो विश्व बैंक भी गवर्नमेंट को पैसा उधार देता है ताकि वह अपने कंट्री की हालत को सुधार सके, हिसाब किताब दिखाने को कहती है और उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, नीतियां हैं, पॉलिसी है, बदलाव में वह निर्देश करने को कहती है। इसके बाद क्या है, आर दीज डिसीजन डेमोक्रेटिक, कि क्या यह निर्णय लोकतांत्रिक है, जो ये निर्णय लिए गए हैं क्या यह भी क्या है डेमोक्रेटिक है। So there are many institutions at the world level that perform some of the function that a world government would perform, but we need to now democratic. These organizations are the yardsticks. Here is whether each of the countries has free and equal say in the decisions that affect them. In this slide, let us examine the organization of some of these world bodies. Every one of the 193 member states as on 1 September 2012 of the UN has one vote in the UN General Assembly. It meets in the regular year session under a president elected from among the representatives of the member countries. General Assembly is like that parliament where all the decisions take place. In that sense, the UN would appear to be a very democratic organization, but the General Assembly cannot take any decision about what action should be taken in a conflict between different countries. इसमें क्या है कि इस प्रकार हमें यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वर्ल्ड की जो अनेकों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ऐसे काम स्वयं कर लेती है और इनमें क्या है वैश्विक संस्थाओं के संगठन का कामकाज पर भी हमें क्या है नज़र डालनी चाहिए। G1 है, इसमें क्या है अभी 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स बन चुके हैं और ये एक राष्ट्र महासभा में एक सीट मिली हुई है सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा असेंबली जो होती है हर साल प्रत्येक सदस्य देश के जो रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चुने गए लीडर के नेतृत्व में होती है और महासभा का स्वरूप संसद से काफ़ी जो पार्लियामेंट है उससे मिलता जुलता है। उसी में सारे ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होती है तो सारे निर्णय लिए जाते हैं कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट करनी है, क्या क्या इसके ऊपर काम करने हैं, इन सब सिचुएशन को देखा जाता है। द 15 member सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN टेक सच क्रूशियल डिसीजन। इसमें क्या है 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे डिसीजन लेती है। ठीक है, परमानेंट जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है,
द काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट, इसमें 15 मेंबर्स की कमेटी होती है और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन कौन सी कंट्री है? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। 10 अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर्स। और जो दूसरे 10 मेंबर हैं उनको क्या है, दूसरे जो 2 सालों के लिए उनका इलेक्शन करवाया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, इसमें ईच परमानेंट मेंबर हैज़ वीटो पावर, जितने भी परमानेंट सदस्य हैं सबके पास क्या है, वीटो का राइट है। जैसे हमारा यूएन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, यूएस, रशिया, इन सबके पास क्या है, वीटो पावर। इट मीन्स दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक ए डिसीजन इफ एनी permanent members say no to that decision. This system has led more and more people and countries to protest and demand that the UN become more democratic. और क्या है, यदि इनमें से कोई भी एक स्थायी सदस्य देश अपने इस राइट का, जो उनके पास वीटो पावर है, इसका यूज़ करता है, तो प्रोटेक्शन जो काउंसिल है इसकी, ठीक है, मतलब काउंसिल सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी जो डिसीजन नहीं लेती है। और इस कारण संयुक्त राष्ट्र जो है कुछ ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले देशों की संख्या और ज़्यादा क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। इसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी प्रमोशन। इसमें डेमोक्रेसी प्रमोशन का मतलब है बाहरी समर्थन का जो सवाल है, प्रमोशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेक ए क्लोज लुक एट द 2 कार्टून्स ऑन दिस एंड ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस कार्टून्स राइज ए फंडामेंटल क्वेश्चन related to global democracy. Recently, many powerful countries in the world, particularly the United States of America, have taken on the task of democracy promotion in the rest of the world. They say that propagating the values of democracy is not enough. Existing democracies should directly intervene in countries that are non-democratic to establish democracy there. In some cases, powerful countries have launched armed attack on non-democratic countries. This is what सुष्मिता वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें क्या है, जो कार्टून बनाए गए हैं उसमें क्या दिखाया गया है कि वैश्विक लोकतंत्र मतलब वर्ल्ड जो डेमोक्रेसी के बारे में एक जो फंडामेंटल सवाल उठाया गया है, क्वेश्चन उठाया गया है कि हाल ही में वर्ल्ड के ताकतवर देशों विशेषकर अमेरिका ने शेष दुनिया के जो लोकतंत्र बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। और यह लोग क्या करते हैं, अमेरिका का मानना है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक मूल्यों का प्रचार से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया के बाकी जो डेमोक्रेटिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र एस्टेब्लिश करने के लिए सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब दूसरी कंट्री में जहाँ लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उस कंट्री पे क्या है, सीधा जाके उनको इनक्रेज करे कि वह अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल को लागू करें, अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाए। हमला भी किया है और अंजलि यही बात कह रही है। लेट अस सी व्हाट हैपन इन इराक। Iraq is a country in Western Asia. It became independent from British रूल इन 1932। इराक क्या 1932 में ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ है। देयर 3 decades later there were a series of coups by military officers. Since 1968 it was ruled by Arab Socialist Baath Party. The Arabic word Baath means Renaissance. Saddam Hussein, a leading Baath Party leader, played a key role in the 1968
coup that brought the party to power. This government abolished traditional Islamic law and gave women the right to vote and several freedoms not gendered in other West Asian countries. After becoming the president of Iraq in 1979, Saddam ran an dictatorial government and supervised any dissent or opposition to his rule. He was known to have got a number of political opponents killed and person of ethnic minorities miscreated. इसमें क्या था कि जो सदाम हुसैन ने इम्पोर्टेंट इसमें आओ कि क्या हुआ इराक में कब हुआ। फिर इसमें क्या है 3 दशक बाद यहाँ ब्रिटिश से आज़ादी मिली। फिर इसके बाद क्या हुआ फ़ौज ने कई गवर्नमेंट को वहाँ का जो गवर्नमेंट थी उसको तख्ता पलटवार कर दिया और 1968 से इराक में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी जो थी उनका क्या हो रहा था शासन था। 1968 के बाद पार्टी के नेता जो सदाम हुसैन ने इम्पोर्टेंट इसमें अपना रोल निभाया जिससे जो उनकी पार्टी सत्ता में आई और पावर में आने के बाद गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिशनल इस्लामी कानूनों का जो इस्लामी लॉज थे उनको पूरी तरह से हटा दिया और वुमेन्स को ऐसे अनेक राइट दिए जो पश्चिमी एशिया देशों में नहीं दिए गए थे। मतलब उनको राइट टू वोट दिया, एजुकेशन का राइट वगैरह उनको दिया गया था। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद सदाम हुसैन ने अपना जो तानाशाही शासन चलाया जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ अपने शासन का विरोध करने वालों को उसने क्या है दमन किया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्या है उस नरसंहार और हत्या करने के लिए भी वह है कुख्यात साबित हुआ। बाद में वह कैसे हो गए थे तानाशाह राजा बन गए थे। The US and its allies like Britain alleged that Iraq possessed secret nuclear weapons and other weapons of mass destruction which posed a big threat to the world. But when a UN team went to Iraq to search for such weapons, it did not find any. Still, the US and its allies invaded Iraq, occupied it, and removed Saddam Hussein from power in 2003. The US installed an interim government of its performance. The war against Iraq was not authorized by the UN Security Council. Kofi Annan, the UN Secretary General, said that the US war on Iraq was illegal. अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके जो सहयोगी देश ने इराक पर क्या है एलाइज कर दिया, आरोप लगाया कि उसके पास जनसंहार मतलब बहुत खतरनाक वेपन्स है और जिससे दुनिया को बहुत बड़ा क्या हो सकता है हानि हो सकती है। लेकिन जब जो यूएन संस्था है इसकी जांच के लिए विशेषज्ञ भेजे गए तो क्या है इस प्रकार के कोई भी वेपन्स इराक में नहीं मिले। फिर भी 2003 में अमेरिका और उसके जो सहयोग में देश थे उन्होंने इराक पर हमला कर दिया और उस पर अपना कंट्रोल कर दिया। सदाम हुसैन को पावर से हटा दिया गया और अमेरिका की जो पार्लियामेंट है अमेरिका को जो पसंद से वहाँ पे अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई और जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें महासचिव कॉफ़ी अन्ना ने इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध को क्या है गैरकानूनी कहा। The example of Iraq raise some base question that we need to think about. अब इसके एग्जाम्पल है कि कौन कौन से प्रश्न हमें सोचने चाहिए। फर्स्ट है इन दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी शुड बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेज ए वॉर एंड इन्वेड other countries for establishing democracy. Other event of external intervention leads to the establishment of democracy in a country. Would it last long? Would it enjoy the support of its citizens? Finally, is
the use of external force to gift democracy to the people in keeping with the spirit of democracy. Think about this question in the light of all that you have learned in this chapter. इसमें क्या है कि क्या यह डेमोक्रेटिक को बढ़ाने के लिए सही जो इनका तरीका था वे था कि क्या किसी देश में लोकतंत्र बनाने गठन कर स्थापित करने के लिए उनके ऊपर हमला कर दिया जाए, यह सब तो जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश करें। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? गठबंधन। ए कंडीशन अंडर विच द फ्रीडम of expansion is taken away. Citizens have to take prior permission from the censor authorities of the government for making a speech, for publishing news and views. Anything that the government find objectionable cannot be published. इसमें क्या है? संगठन लोगों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है सुविधाजनक रहने के लिए स्थायी जैसे वर्ड आया था वीटो। द राइट ऑफ ए पर्सन पार्टी और नेशन और स्टॉप ए सर्टेन डिसीजन और लॉ। द वर्ड कम फ्रॉम लैटिन विच मीन्स ए फॉरविड। ए वीटो गिव्स अल्टीमेटेड पावर टू स्टॉप ए डिसीजन बट नॉट टू अडॉप्ट वन। वीटो क्या है? किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट्र को मिला एक ऐसा राइट है जिसके द्वारा वह किसी भी लॉ को अकेले ही रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और वीटो किसी भी फैसले को रोकने के लिए क्या है? असीमित राइट प्रदान करता है, लागू कराने का नहीं। बल्कि वीटो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिस शब्द का है और इसका जो अर्थ है वह है मैं मना करता हूँ, मतलब कंट्रोल करना जो कोई गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। तो इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे।